हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आज की इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन नहीं आपको बताने वाला, ना तो मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा। मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये बताऊंगा। इसके अलावा मैं ये मान के चलूँगा कि स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आप जानते हो। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाऊंगा। आज के इस लेक्चर में बच्चों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। या अगर किसी केस में किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और फिर बात आती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से हम पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स का नाम है सबसे पहले स्फीयर। स्फीयर का मतलब स्फीयर में हॉलो स्फीयर भी होगा, सॉलिड स्फीयर भी होगा। उसके अलावा सिलेंडर, सिलेंडर में फिर से हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर दोनों आएंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी होगा, इनफाइनाइट लार्ज सीट भी होगी, इनफाइनाइट लार्ज स्लैब भी होगा। इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से अगर हम पोटेंशियल किसी पॉइंट का कैलकुलेट कर सकते हैं तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स का मैंने नाम लिया है, पहली बात तो सबकी वजह से बेसिक डेरिवेशन आना चाहिए फार्मूले का। सिर्फ फार्मूलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ फार्मूला याद रखोगे ना तो फार्मूले की वजह से जे मेंस लेवल के सवाल आपसे बन सकते हैं, या जे एडवांस में कभी कभार जो इजी सवाल पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होते हैं तो उन सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छे सवाल बना दिए गए जिन सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए बेसिक की ज़रूरत पड़ती है तो फिर बिना डेरिवेशन के उनको सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए इन सभी ऑब्जेक्ट्स की वजह से पोटेंशियल का कैलकुलेशन जो करते हैं वो प्रोसेस सीखना जरूरी है, डेरिवेशन सीखना जरूरी है। इसलिए सारी चीज़ों को हम बेसिक से सीखेंगे। जो पोटेंशियल का कैलकुलेशन होगा या पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन होगा, बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं, हमारा मेन फोकस इस पे होगा। बाकी फार्मूला तो हम लास्ट में याद कर लेंगे ताकि इजी सवाल आए जिसको हम कर सकें सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, और सबसे खास बात पता है क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट का भी मैंने नाम लिया ना, सबकी वजह से जो पोटेंशियल का डेरिवेशन आएगा, ठीक है ना, सबका प्रोसेस सेम है। चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो या इनफाइनाइट लार्ज सीट हो, सबकी वजह से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का जो बेसिक प्रोसेस है ना वो सिमिलर है। अगर एक का सीख लिया ना तो समझ लो बाकी सबका सीख लिया। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए, बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधे अपने मुद्दे की बात पे आते हैं और शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। और अपना जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा ना वो होगा बच्चों हॉलो स्फीयर। तो सबसे पहले हम हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो सबसे पहले जो टॉपिक है अपना यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। कंडीशन है जो स्फीयर है ना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर ले लिया, ये ले लिया बच्चों हॉलो स्फीयर, यहाँ पे ले लिया हॉलो स्फीयर का ये सेंटर है, और इस हॉलो स्फीयर की जो रेडियस है ना इसकी रेडियस ले लिया कैपिटल आर है, और जो इस हॉलो स्फीयर का चार्ज है ना इसके सरफेस पे है और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो स्फीयर का जो चार्ज है ना बच्चों
इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज हमारा Q है। यहीं पे लिख देता हूं, जो Q है ना यूनिफॉर्म है, मतलब स्फेरिकल सेल के या हॉलो स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो स्फीयर का मतलब प्लास्टिक वाली बॉल से समझ लो, जो प्लास्टिक वाली बॉल होती है ना, बीच में जो खाली होती है वैसा स्फीयर है, बीच में पूरा खाली है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है। इस स्फीयर की वजह से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है स्पेस के किसी पॉइंट पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो स्पेस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। स्पेस का एक हिस्सा होगा स्फीयर के अंदर वाला, दूसरा हिस्सा होगा स्फीयर के बाहर वाला। जो अपना पहला रीजन है ना वो होगा इनसाइड द स्फीयर, दूसरा रीजन होगा आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीखेंगे आउटसाइड द स्फीयर। अगर आप आउटसाइड द स्फीयर की बात करो ना, तो हमारे लिए क्या है, इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया P, और ये जो पॉइंट है स्फीयर के बाहर है यानी आउटसाइड द स्फीयर है। तो अगर आप रीजन की बात करो, फर्स्ट कंडीशन लिखना चाहो तो फर्स्ट कंडीशन में जो स्मॉल r है ना, दिस स्मॉल r इज ग्रेटर और इक्वल देन कैपिटल R। ग्रेटर और इक्वल देन कैपिटल R का मतलब दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये मान लो कुछ भी है, यही निकालना है। पॉइंट P का पोटेंशियल तो हमें अननोन है, हमें पता नहीं है, यह कैलकुलेट करना है। लेकिन स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल आप सब लोग जानते हो। एक बार ट्राई करके देखो कौन सा पॉइंट होगा जिसका पोटेंशियल हम सभी जानते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। भी पता है कौन सा पॉइंट है, इनफाइनाइट वाला। इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल हमें पता है और उसकी वैल्यू 0 होगी। इनफाइनाइट पे जो पॉइंट प्रेजेंट है ना उसका पोटेंशियल 0 होगा पूरे स्फीयर की वजह से। समझ भी सकते हो ना यार, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ बाई स्मॉल r। और अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इनफाइनाइट का पोटेंशियल निकालोगे ना तो स्मॉल r इनफाइनाइट होगा। तो KQ बाई r में अगर आप स्मॉल r को इनफाइनाइट रखो तो पोटेंशियल की वैल्यू 0। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है। अब ये जो हॉलो स्फीयर है ना, इस हॉलो स्फीयर को आप स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। ये हॉलो स्फीयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। हर एक एलिमेंट एक छोटे से पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और स्फीयर के एक स्मॉल एलिमेंट को अगर पार्टिकल मानते हो तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0। और वैसे इस हॉलो स्फीयर के हर एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो हमने हर एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की वजह से इनफाइनाइट का पोटेंशियल निकाला तो 0 आ गया। और सबकी वजह से पूरे स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, पूरे स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकाल के जोड़ दो। तो हर एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल 0 आया। तो 0 0 0 0 0 0 ऐड करोगे तो फाइनली क्या हो गया, 0। इसलिए आप बोल सकते हो कि इस पूरे हॉलो स्फीयर की वजह से इनफाइनाइट पे जो पॉइंट प्रेजेंट होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। पॉइंट P का पोटेंशियल हमने V एज्यूम किया है। तो अगर पॉइंट P का पोटेंशियल V है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमें समझ में आ चुका है 0 है, तो पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है, उसकी वैल्यू होगी V माइनस 0 यानी V के बराबर होगी। और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का जो बेसिक फार्मूला होता है, आई होप वो इक्वेशन सबको पता होगा। वो इक्वेशन होता है बच्चों dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। अगर दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, या उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r नहीं बहुत स्मॉल है, dr बोल सकते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट्स के बीच का dV। उसको कैलकुलेट करते हैं माइनस ई डॉट डी आर से। अब इस फार्मूले का यूज करके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लेकिन अगर पॉइंट P और इन्फिनिटी की बात करो ना, तो पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 यानी V तो है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि P और इन्फिनिटी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वेरिएबल है। अगर आप इस पॉइंट P से चलना शुरू करते हो, अगर इस पॉइंट P से चलना शुरू करते हो ना यहाँ से, और इस रास्ते से होते हुए इन्फिनिटी तक अगर जाते हो,
तो इस रास्ते के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रास्ते में वेरिएबल है p से इनफाइनाइट तक जाने पे, तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं आएगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड वेरिएबल है। और अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस इक्वेशन से निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट इस केस में हम क्या मानेंगे, इस स्फीयर का सेंटर, जो स्फीयर का सेंटर है ना, इसी को रेफरेंस मान लो, इसी को ओरिजिन मान लो। तो हमने सेंटर को ओरिजिन मान लिया। आप इस पॉइंट P से चलना शुरू करो और इनफाइनाइट तक पहुंच जाओ। मान लो पॉइंट P से चलते चलते किसी टाइम पे आप P से चलते चलते पहुंच गए इस पॉइंट पे, कहीं यहाँ पे पहुंच गए थे। और जब तुम यहाँ पे थे ना, तो उस सिचुएशन में ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी उसका नाम दे दिया x है। आप चाहो तो स्मॉल r भी ले लो, x भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। रेडियल डिस्टेंस x हो गई, हमने रेडियल डिस्टेंस को x मान लिया। ये रेडियल डिस्टेंस भी कहलाई क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस रेडियल है। तो जब तुम यहाँ पे थे, P से चल के यहाँ पे पहुंचे थे, तो स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस x थी। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा और आगे जाओ, dx अमाउंट से, स्मॉल अमाउंट से और आगे गए। और जब स्मॉल अमाउंट से आप आगे जाओगे ना, तो पोटेंशियल चेंज होगा। यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो ना, इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमको पता है कि रेडियल आउटवर्ड्स होगी क्योंकि स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव है और ये पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप पूरे स्फीयर के चार्ज को इसके सेंटर पे पार्टिकल मान के काम कर सकते हो। आज ये सब काम कर लिया होगा गॉस लॉ में, ये सब बातें आपको पता होंगी। तो स्फेरिकल सेल के बाहर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो पहली बात तो रेडियल आउटवर्ड्स होगी और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये हो जाएगा KQ/r²। और r का काम कौन करेगा, x, ये हो जाएगा KQ/x²। तो जब तुम यहाँ पे थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी KQ/x² और यहाँ से स्मॉल अमाउंट से और आगे गए dx अमाउंट से। तो जब आगे जाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे और हमको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे होगे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो डिस्टेंस dx हमने कंसीडर किया है, बहुत स्मॉल है। और अगर ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है या बहुत स्मॉल अमाउंट से आप आगे गए हो, तो इस स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट dx के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हुए काम कर सकते हो। यानी इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मान सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसका मैग्नीट्यूड है KQ/x², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में x में कोई बहुत कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो फील्ड को भी यूनिफॉर्म मान सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि dx और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अगर वेक्टर लेते हो ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ये हो जाएगा -E.dr और हमने dr की जगह dx ले लिया, तो -E.dx हो गया। और E.dx लिखना आप जानते हो, ये हो जाएगा -E/dx cos थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और dx दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, ये हो गया cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -E/dx। ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल आ गया dV। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे ना, इस इक्वेशन में E की जगह पुट कर दिया KQ/x², और पुट करके अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो जो dV है ना, ये dV आ जाएगा E की जगह पुट कर दिया K/Q/x² ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल आ गया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्टेंस dx। अब आगे तुम समझते हो क्या करना है। इक्वेशन के दोनों साइड का क्या करेंगे, बोलो यार, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाना है। तो अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हो ना, तो
तो उसके करेस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो अगर x को इनफाइनाइट लोगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या हो गया, 0। और पॉइंट P की अगर बात करोगे तो सेंटर से जो पॉइंट P है ना, उसकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस r है। तो x को इनफाइनाइट लिया तो पोटेंशियल 0 हो गया, और सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे x की वैल्यू स्मॉल r रखोगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट P का पोटेंशियल v होगा। तो अगर आप x की वैल्यू स्मॉल r पुट करोगे ना, तो इसके करेस्पॉन्डिंग उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, v। तो x को स्मॉल r रखने पे पोटेंशियल आ गया v। अब इसको जरा इंटीग्रेट करना, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई v इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के इंटू क्यू। यहाँ पे इसको एक स्टेप और अगर आगे लिखना चाहो ना, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर -2 इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। x टू द पावर -2 है, पहले तो यहाँ पे लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट v है तो अपर लिमिट v हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो v की जगह 0 रखेंगे तो -0 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे है माइनस के इंटू क्यू, x टू द पावर n है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 यानी -2 + 1, ये -1 होगा, अपॉन n+1 तो -2 + 1, ये हो जाएगा -1, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे ना तो v -0 भी हो गया, यहाँ पे k इंटू क्यू, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस को ना हो तो बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा -k इंटू क्यू, एक्स टू द पावर -1 है, जिसको आप लिख सकते हो 1/x, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r। फिर से लिमिट रख के सॉल्व करते हैं, लिमिट सॉल्व करना जानते हो, पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगर आप अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा -k इंटू क्यू, यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस साइन पहले से छूट गया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे r, ये हो जाएगा x की जगह r तो 1/r -1/इन्फिनिटी, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, यहाँ पे बचेगा 1/r। तो जो पोटेंशियल है ना, इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है v इक्वल टू k इंटू q/r। तो अगर स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, अगर स्फीयर के बाहर आप पॉइंट लेते हो और पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो ना, तो पोटेंशियल आएगा kq/r। और ध्यान से देखो ना, तो ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक पॉइंट चार्ज का होता है। तो अगर स्फेरिकल सेल है और उस स्फेरिकल सेल के बाहर, उस सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो किसी पॉइंट P पे, तो पोटेंशियल का फार्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसा एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लिखते हैं kq/r। यानी इस स्फेरिकल सेल के, जो स्फेरिकल सेल है ना, इस स्फेरिकल सेल के टोटल चार्ज को इसके सेंटर पे क्या मान लेंगे, पार्टिकल। स्फेरिकल सेल के टोटल चार्ज को उसके सेंटर पे पार्टिकल मान लेंगे, और पार्टिकल मानते हुए स्मॉल r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला लिख देंगे, पूरे स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर याद हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में भी तो यही काम किया था। अगर कोई स्फेरिकल सेल है और उस सेल के बाहर किसी पॉइंट पे उस सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना, तो यही तो करते थे कि सेल के पूरे चार्ज को सेंटर पे पार्टिकल मानते थे, और पार्टिकल मान के फील्ड का फार्मूला लिखते थे kq/r²। तो पोटेंशियल के कैलकुलेशन में भी सेम काम करेंगे। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये जो कहानी अब तक मैं सुनाया हूं ना, ये कहानी है आउटसाइड द स्फीयर की। अगर आप स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बात आती है इनसाइड द स्फीयर की। तो अगर स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहो ना, तो फिर से दूसरा रीजन लेते हैं, उसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे ले लिया एक स्फेरिकल सेल, और अभी भी जो चार्ज है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, और इसका जो टोटल चार्ज है ये ले लिया कैपिटल Q। और अभी भी इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है कैपिटल R है, यहाँ पे ले लिया सेंटर O।
अब हमें क्या करना है कि इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया है हमने, और हमें इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना? पॉइंट P का पोटेंशियल तो छोड़ो, इस स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है। इसके पहले अभी जो सीखा है ना कि आउटसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है V इक्वल टू K इंटू क्यू बाई स्मॉल r। अगर स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो इस इक्वेशन में स्मॉल r की जगह क्या पुट करेंगे? कैपिटल R। अगर इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर देते हो ना तो डायरेक्ट स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल आ जाएगा। ये तो पिछले वाले केस से ही हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, पिछले वाले केस से जो हमने डिराइव किया था उस इक्वेशन में स्मॉल r को क्या पुट कर दिया? कैपिटल R। यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R पुट करोगे ना तो सरफेस का पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू K इंटू क्यू बाई कैपिटल R। ये पोटेंशियल है सरफेस का। ठीक है ना? तो अब हमें सरफेस का पोटेंशियल तो पता है कि Q बाई कैपिटल R, लेकिन इस स्फीयर के सेंटर का नहीं, पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है। हमें नहीं पता है तो कुछ भी मान लेते हैं। तो पॉइंट P का पोटेंशियल ले लिया V है। फिर से वही काम करेंगे जो पिछले केस में किया था। इस बार क्या है ना, सरफेस का पोटेंशियल मालूम है, पॉइंट P का पोटेंशियल हमने लिया V है। तो पॉइंट P और सरफेस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा V माइनस VS। पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VS होगा। अब इस बार इनफाइनाइट पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट के पहले ही सरफेस का पोटेंशियल पता चल गया, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वो फार्मूला है dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखोगे ना तो dV इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो हमें P का पोटेंशियल हमने V ले लिया, सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है VS है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है। तो अब इनफाइनाइट पे ना जा करके इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से हम काम कर लेंगे। ठीक है? लेकिन फिर से वही कहानी, हमको नहीं पता कि अंदर की फील्ड क्या, वेरिएशन कैसा है, नहीं पता है क्या? अरे पता है ना यार, गॉस लॉ में सीखा तो था कि स्फेरिकल सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, स्फेरिकल सेल पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो कंफर्म है कि स्फेरिकल सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पॉइंट P से चलना शुरू करो और पहुंच जाओ सरफेस पे, इस रास्ते से सीधे पॉइंट P से चल के सरफेस पे पहुंच गए, और इक्वेशन हम सेम लिखेंगे dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। समझने के लिए आप मान सकते हो, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, हम तो यहीं से समझ सकते हैं। आप x पे जाके dx भी ले सकते हो, जैसे पिछले केस में किया था, फर्स्ट वाले केस में। ये सेकेंड वाला केस है। सेकेंड वाला केस हमने क्या लिया? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ग्रेटर R इक्वल देन जीरो। ये वाला केस है। कैपिटल R से कम डिस्टेंस स्मॉल r है, यानी इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, सेंटर से लेके इस सरफेस तक का पॉइंट है, तो ग्रेटर R इक्वल देन जीरो, लेस देन कैपिटल R। हमारा काम इतने से ही चल जाएगा, x पे जाके अब dx लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि स्फेरिकल सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। तो E की वैल्यू स्फेरिकल सेल के अंदर हर जगह क्या है? जीरो है। तो राइट हैंड साइड हर जगह क्या होगा? जीरो। अगर आप पॉइंट P से चल के सरफेस पे जाओगे ना तो राइट हैंड साइड में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, और पॉइंट P से सरफेस पे हर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी पूरे पाथ के लिए, यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में। तो P से चल के सरफेस तक जाने में dV क्या हो गया? जीरो। dV का मतलब है स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, यानी पूरे रास्ते के लिए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल dV क्या हो गया? जीरो। और अगर पोटेंशियल में कोई चेंज आया ही नहीं, इसका मतलब बोल सकते हो कि पूरे रास्ते पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। अगर dV जीरो है यानी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, मतलब स्मॉल स्मॉल चेंज P से S तक जाने में स्मॉल स्मॉल चेंज हर जगह का जीरो है, तो टोटल चेंज जीरो। तो P से सरफेस तक जाने में पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो dV जीरो है तो नीचे चाहो तो dV बाई dy लिख लो,
नीचे dy ले लिया तो dv बाई dy 0 हो गया, मतलब v का डिफ्रेंसिएशन 0 है, तो v क्या हो गया कांस्टेंट। dv बाई dz ले लो, dv बाई dr ले लो, कुछ भी ले लो, समझने के लिए क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिला जुला के dv बाई dy 0 करोगे तो v का डिफ्रेंसिएशन 0 यानी v कांस्टेंट हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो v कांस्टेंट हो गया, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला जुला के पॉइंट P से चल के सरफेस तक जाने में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो P से सरफेस के बीच में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पोटेंशियल ऑफ सरफेस के। और सरफेस का पोटेंशियल लिखना बच्चे जानते हैं KQ बाई कैपिटल R, तो कुल मिला जुला के ये पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू क्यू बाई कैपिटल R। तो ध्यान रखना यार, ये स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं भी आप पॉइंट P ले लो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और वो पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल आएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इनसाइड द स्फेयर अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो ये जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी K इंटू क्यू बाई कैपिटल R, और ये पोटेंशियल होगा अंदर इनसाइड द स्फेयर कांस्टेंट, ये वैल्यू आएगी। तो पोटेंशियल का हमने डेरिवेशन कर लिया, आउटसाइड अलग देख लिया, इनसाइड अलग देख लिया। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है ग्राफ का, और जो अक्सर पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जा चुका है, एडवांस में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है ग्राफ। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं एक बार वो भी सीख लेते हैं। इस केस में करते क्या है ना कि जो स्फेयर का सेंटर है उसको हम मानते हैं ओरिजिन। जो स्फेयर है ना, स्फेयर के सेंटर को बच्चों ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ पे समझने के लिए फिर से एक बार स्फेयर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ले लिया स्फेयर का सेंटर, इसको ओरिजिन ले लिया। यहाँ पे हमने वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया पोटेंशियल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया स्मॉल r, और ये जो स्फेयर का सेंटर है ना ये हमारे लिए ओरिजिन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल और r के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो भी बताया हूं कि पॉइंट O से लेके सरफेस तक, यानी यहाँ की बात करोगे ना, इस पॉइंट पे स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R के। तो इनसाइड द स्फेयर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो है v इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R, ये कांस्टेंट है। ये है पोटेंशियल का इक्वेशन इनसाइड द स्फेयर, यानी स्मॉल r ग्रेटर और इक्वल देन 0 लेस देन कैपिटल R। और अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट है तो बताओ यार पोटेंशियल और r का ग्राफ क्या होगा। r के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा होगा सोच के देखो। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यानी पैरेलल टू r, ये ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ऐसे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू है बच्चों KQ बाई कैपिटल R। ये तो कहानी थी इनसाइड द स्फेरिकल सेल या इनसाइड द हॉलो स्फेयर। अगर आउटसाइड की बात करोगे ना, स्मॉल r ग्रेटर और इक्वल देन कैपिटल R, आउटसाइड द स्फेयर, तो आउटसाइड द स्फेयर जो पोटेंशियल आया था ना वो है v इक्वल टू KQ बाई स्मॉल r, यानी जो v है ना 1/r के प्रोपोर्शनल है। और अगर v 1/r के प्रोपोर्शनल है या y 1/x के प्रोपोर्शनल है तो उस केस में ग्राफ का नेचर कैसा होता है सोचो यार। ग्राफ का नेचर हाइपरबोलिक होगा, और आई होप सारे बच्चे हाइपरबोला बनाना जानते हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा हाइपरबोलिक, और इनफाइनाइट पे जाते जाते फाइनल पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी समझ में आ गया होगा। ये पूछा जा चुका है, ठीक ना, मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। ये बातें हमको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है यार। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब हमने सीख लिया। अब अगला जो लेक्चर होगा बच्चों उसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे या डिराइव करने की कोशिश करेंगे किसी सॉलिड स्फेयर की वजह से इनसाइड द स्फेयर और आउटसाइड द स्फेयर पोटेंशियल क्या होगा वो निकालेंगे, उसका ग्राफ क्या होगा वो ड्रॉ करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो जेईई में आ चुके हैं या जेईई में आ सकते हैं,
उसके बाद अगर टाइम मिला फिर आगे सिलेंडर की बात करेंगे, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेंडर की बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।